हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 28 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ आगामी जो भी परीक्षाएँ हैं उन परीक्षाओं के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करते हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते ही हम अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ए ऑप्शन 21 सितंबर, बी ऑप्शन है 22 सितंबर, सी ऑप्शन है 27 सितंबर और डी ऑप्शन है 26 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें विश्व पर्यटन दिवस 2024, आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं और यह मनाया कब जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे या विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। थीम जो इस वर्ष की है, यानी कि थीम 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 की जो थीम है वह है टूरिज्म एंड पीस, यानी कि पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस इस वर्ष की थीम रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, छोटी थीम है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो पीस यानी कि टूरिज्म एंड पीस, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे की इस वर्ष की थीम रखी गई है। वर्ल्ड टूरिज्म डे है, इसकी जो शुरुआत है वह 1980 में हुई थी। और क्यों? तो इसी दिन यानी कि 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन, जिसे हम UNWTO के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को ग्लोबली नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया है? यानी कि जो ग्लोबली नेटवर्क की जो 15 सदस्यीय संचालन समिति है, उस समिति का जो सदस्य है वो किसे चुना गया है, किस देश को चुना गया है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत को ग्लोबली नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में इसको भी यानी भारत को भी चुना गया है। आगे अगर हम बात करें डिटेल में तो भारत को ग्लोबली नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया है। और इसमें होगा क्या? तो इसे वित्तीय अपराध और वैश्विक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए शुरू किया गया। यानी कि ये जो ग्लोबली नेटवर्क की जो 15 संचालन समिति है, इसमें क्या होगा? जो वित्तीय अपराध हैं, वैश्विक और भ्रष्टाचार है, इससे निपटने के लिए इसे शुरू किया गया था। नेटवर्क की जो औपचारिक स्थापना है यह 3 जून 2021 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र के दौरान की गई थी। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसका जो विशेष सत्र की जो बैठक हुई थी उसके अंतर्गत ही नेटवर्क यानी कि जो ये ग्लोबली नेटवर्क है, इसकी औपचारिक जो स्थापना है वो 3 जून 2021 को भ्रष्टाचार के खिलाफ जब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष सत्र की बैठक हुई थी उस दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? यानी हाल ही में अभी वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत कौन सी पोजीशन आई हुई है, भारत किस स्थान पर है? तो ये ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 39, सी ऑप्शन है 47 और डी ऑप्शन है 21। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वीं पोजीशन पर आ गया है, यानी कि 39th पोजीशन पर इस वक्त भारत आ गया है। आगे हम बात करें तो लीडिंग द इनोवेशंस चार्ज, इंडिया जो रैंक है वो 39th है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, जिसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं, तो ये 2024 की जो इंडेक्स आई हुई है इसमें भारत 39वें स्थान पर है। आगे अगर हम बात करें डिटेल में तो भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर था। यानी कि अगर पिछले साल की बात करें 2023 में, तो 2023 का जो नवाचार सूचकांक जो जारी किया गया था उसमें भारत 40वें स्थान पर था।
इस बार एक पायदान का सुधार हुआ है और भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर 10 मध्य और दक्षिण एशियाई देशों की बात की जाए तो भारत 10 मध्य और दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है। यानी कि जो मध्य और दक्षिण एशियाई 10 कंट्रीज हैं उनमें जो भारत है वो पहले स्थान पर है। भारत ने अमूर्त संपत्ति तीव्रता में वैश्विक स्तर पर 7वीं रैंक भी हासिल की है। यानी जो अमूर्त संपत्ति की जो तीव्रता होती है, अमूर्त संपत्ति होती है, उसमें वैश्विक स्तर पर भारत ने 7वीं रैंक भी हासिल की हुई है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भारत नवाचार सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बन गया? यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार देश है वो हाल ही में कौन सा बना हुआ है? तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। कौन? नेपाल। आगे अगर हम बात करें डिटेल में तो नेपाल के बारे में हम अगर डिटेल में बात करें तो सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नवीनतम नेपाल व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। यानी कि अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया जो कि नेपाल व्यापार आंकड़ा था और इसके अनुसार भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सितंबर के मध्य तक नेपाल का जो व्यापार घाटा है वो 237.45 बिलियन NPR तक पहुंच गया है और भारत के साथ ये सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो नेपाल लगभग 145 देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। यानी कि 145 देशों के साथ में व्यापार करता है, व्यापारिक संबंध है नेपाल के, लेकिन उनमें से 100 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक घाटा है। मतलब ये है कि 145 देशों के साथ जो नेपाल है वो व्यापार करता है, जिसमें से लगभग 100 से अधिक जो देश हैं उन देशों के साथ उसका व्यापारिक घाटा भी है। तो यानी से कुछ ही 40 या 45 देशों के आसपास ही ऐसे देश हैं जिसके साथ नेपाल जो व्यापार करता है उसमें उसको फायदा है, लेकिन लगभग 100 देश ऐसे हैं जिसमें उसको व्यापारिक घाटा भी लगा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा समुदाय ओडिशा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा PVTG बना है? यानी कि ऐसा कौन सा समुदाय है जो उड़ीसा से रिलेटेड है और वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा PVTG बना है? यानी कि ये ऐसा समुदाय है जिसे अब अधिकार दे दिया गया है कि अब यह वनों पर निवास कर सकते हैं, अर्थात वनों पर रह सकते हैं, और ऐसा ये अधिकार पाने वाला छठा PVTG बना है। PVTG का मतलब क्या होता है कि ऐसी जनजातियां या ऐसे समुदाय जो कि बहुत ही मतलब पिछड़े होते हैं, बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, उनको PVTG के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अंतर्गत ही जो उड़ीसा का समुदाय है वो वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा PVTG बना है। तो ए ऑप्शन है भील, बी ऑप्शन है गारो, सी ऑप्शन है मनकिडिया और डी ऑप्शन है संथाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनकिडिया समुदाय जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, ये वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा PVTG बन गया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो मनकिडिया समुदाय ओडिशा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा PVTG बन गया है। तो मनकिडिया जो है वो उड़ीसा राज्य में पर्यावास अधिकार पाने वाला दूसरा PVTG है। यानी कि अगर उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य का यह दूसरा PVTG है और ऑल ओवर अगर बात करें तो ये छठा PVTG या छठा समुदाय बन गया है। जो पौड़ी भुइयां हैं ये उड़ीसा में आवास अधिकार पाने वाला पहला PVTG है। यानी कि जो पौड़ी भुइयां जो समुदाय है ये पहला ऐसा समुदाय है जो कि उड़ीसा में आवास अधिकार इसको प्राप्त हुआ था। लेकिन अब सेकंड पर कौन है? सेकंड पर मनकिडिया जो है इसको अब पर्यावास अधिकार मिल गया है। तो इस प्रकार से फर्स्ट बात की जाए तो पौड़ी भुइया था जिससे यह अधिकार प्राप्त था, और अब दूसरा जो बना हुआ है उड़ीसा में वो है मनकिडिया समुदाय जो कि अब पर्यावास अधिकार पाने वाला दूसरा समुदाय बन गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CMSATH योजना शुरू की है? यानी कि CMSATH जो योजना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ए ऑप्शन है असम,
बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है नागालैंड और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा राज्य सरकार ने CMSATH योजना है, इसकी शुरुआत की है, ये योजना शुरू हुई है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो त्रिपुरा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा, इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए नई जो योजना है CMSATH ये शुरू की हुई है। यानी कि ये जो योजना है ये स्टूडेंट्स के लिए है, मेधावी छात्रों के लिए है, उनके लिए ये एक कह सकते हैं नई जो वित्तीय योजना है या फिर नई स्कॉलरशिप योजना के तहत आप इसको जान सकते हैं। तो इसके अंतर्गत मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए एक नई योजना CMSATH शुरू की गई है, जो कि एक स्कॉलरशिप योजना भी कह सकते हैं। इसे 200 छात्रों को, यानी कि इस योजना के अंतर्गत 200 छात्रों को 60,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 5,000 रुपये मासिक, यानी कि एक साल में 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जो कि 5,000 रुपये प्रति माह इसके अंतर्गत छात्रों को दिए जाएंगे। पहले वर्ष में इस परियोजना पर 1.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि 1.20 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। और इसमें होगा क्या, यानी कि ये 200 छात्र हैं, इनका चयन कैसे किया जाएगा, तो प्रत्येक जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा 200 लाभार्थियों को या फिर 200 मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा और इन 200 मेधावी छात्रों को ही 60,000 रुपये सालाना या फिर कह सकते हैं 5,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश यानी कि अमेरिकी वीजा छूट कार्यक्रम VWP में शामिल होने वाला पहला खाड़ी देश बन गया। यानी अमेरिकी वीजा छूट कार्यक्रम जो है उसमें शामिल होने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है, तो ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ऑप्शन है कतर, सी ऑप्शन है ओमान और डी ऑप्शन है कुवैत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कतर है वो अमेरिकी वीजा छूट कार्यक्रम में शामिल होने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें, डिटेल में अगर हम बात करते हैं तो जो हाल ही में कतर जो है वो अमेरिकी वीजा छूट कार्यक्रम में शामिल होने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। अमेरिकी जो विदेश विभाग है और होमलैंड सुरक्षा विभाग, इन्होंने मिलकर के संयुक्त रूप से कतर को इस कार्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। यानी कि अमेरिका का जो विदेश विभाग है और होमलैंड सुरक्षा विभाग है, इन दोनों ने मिलकर कतर को ये जो कार्यक्रम है अमेरिकी वीजा छूट कार्यक्रम, इसमें शामिल होने की घोषणा की है। बात करें ब्रुनेई के बाद खाड़ी देश कतर अमेरिकी वीजा छूट कार्यक्रम में शामिल होने वाला दूसरा मुस्लिम बाहुल देश बना हुआ है। यानी कि इससे पहले जो ब्रुनेई था वो पहला मुस्लिम बाहुल क्षेत्र देश था जो कि अमेरिकी वीजा छूट कार्यक्रम पाने वाला था, और फिर अब उसके बाद जो कतर है ये अमेरिकी वीजा छूट कार्यक्रम में शामिल होने वाला दूसरा मुस्लिम बाहुल देश बन गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विवाद से विश्वास योजना 2.0 को अधिसूचित किया है। यानी कि विवाद से विश्वास योजना 2.0 है, ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है CBDT, सी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर विभाग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CBDT जो है इसके द्वारा विवाद से विश्वास योजना 2.0 को शुरू किया गया है या फिर अधिसूचित किया गया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में CBDT, जिन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हैं, तो इसने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2.0 को अधिसूचित किया है। ये जो योजना है यह 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य जो है वो करदाताओं को लंबित विवादों को सुलझाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करना और चल रहे आयकर मुकदमों को कम करना है। यानी कि जो करदाता होते हैं उनके जो कुछ भी आयकर मुकदमे हैं, जो कुछ भी लंबित विवाद हैं, उन विवादों को सुलझाने के लिए, उन विवादों को और उन मुकदमों को कम करने के लिए ये जो योजना है
इसकी शुरुआत की गई है। बात करें, इसे 31 जनवरी 2020 तक लंबित अपीलों के लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि सबसे पहले जो कि इसका पहला वर्जन था विवाद से विश्वास योजना, वो 31 जनवरी 2020 तक लंबित अपीलों के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन अब इसी का दूसरा जो है 2.0 वर्जन विवाद से विश्वास योजना, ये अब 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है? यानी कि नई दिल्ली में भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ए ऑप्शन है मनोज तिवारी, बी ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी और डी ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रहलाद जोशी के द्वारा नई दिल्ली में भारत चीनी जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जो मंत्री हैं वर्तमान में प्रहलाद जोशी, इन्होंने नई दिल्ली में भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये जो सम्मेलन हुआ कब से कब तक हुआ? तो 26 से 27 सितंबर तक यह जो सम्मेलन है ये इसका आयोजन किया गया। आयोजन जो है वो भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ द्वारा भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के सहयोग से किया जा रहा है। यानी जो भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ है, इसके द्वारा भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है, इनके सहयोग से ये जो भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन है इसका आयोजन किया जा रहा है। पिछले दशक की बात की जाए तो पिछले दशक में गन्ने का जो उत्पादन है वो लगभग 40% बढ़ा हुआ है। यानी कि पिछले दशक में गन्ने का जो उत्पादन है वो बढ़ा हुआ है, कितना? 40% ये बढ़ा हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? यानी कि कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की हुई है? तो ये ऑप्शन है महमूदुल हसन जॉय, बी ऑप्शन है हसन महमूद, सी ऑप्शन है साकिब अल हसन और डी ऑप्शन है मेहंदी हसन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो साकिब अल हसन हैं इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं, बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। और आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो भारत और बांग्लादेश का जो मैच होता है तो उसमें खेलते हुए भी आपको दिखे होंगे, आपने देखा भी होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित भी होंगे इनसे, साकिब अल हसन। तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्मेट होता है टेस्ट, उससे इन्होंने संन्यास की घोषणा की हुई है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, ये है साकिब अल हसन है और इन्होंने ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और ये बांग्लादेश के ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह मीरपुर में जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के बाद टेस्ट क्रिकेट से वो संन्यास ले लेंगे। यानी कि मीरपुर का जो मैच होगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो इनका लास्ट टेस्ट क्रिकेट मैच होगा। इसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने 2007 में T20 विश्व कप की शुरुआत की थी। यानी कि जो इन्होंने शुरुआत की थी वो 2007 से की थी और किस फॉर्मेट से की थी? तो T20 वर्ल्ड विश्व कप से इन्होंने शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक इन्होंने हर संस्करण में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया है। और हर संस्करण में, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे ODI हो, इन सभी में इन्होंने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये खेले भी हुई हैं। लेकिन अब साकिब अल हसन जो है ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपको ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।